गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्नर सिद्धांत। सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने, वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वर्नर ने 1898 में उपसह संयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड वर्नर ने बहुत सारे उपसह संयोजन कंपाउंड बनाए और उनके विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों का उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने धातुओं की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की धारणा को प्रतिपादित किया कि जो धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। देखो, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है CuCl2, ऐसे ही क्रोमियम क्लोराइड CuCr3, पैलेडियम क्लोराइड। देखो, अगर हम देखें, सामान्यतः हम देखें भाई ये तो धात्विक धनायन है ना, दो सेल जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोबाल्ट की जो प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, है ना। और ये देखो, ये इस प्रकार से होता है, कोबाल्ट का धनायन है ना और 2 इससे जुड़े हुए हैं ऋणायन। ऐसे ही यहाँ पर ये 3, इस पर 3 यूनिट का धनावेश होगा, 3 शेयर इससे जुड़े हुए हैं, है ना। पैलेडियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इन सरल लवणों में देखें तो कोबाल्ट की जो प्राथमिक संयोजकता होती है ना, वो होती है 2, है ना, 2 यूनिट का चार्ज है। क्रोमियम की प्राथमिक संयोजकता 3 होती है, पैलेडियम की प्राथमिक संयोजकता 2 होती है ना। अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 व अमोनिया, इनके संयोग से कई उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण किया और इनका उन्होंने अध्ययन किया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के संयोग से कई जटिल यौगिकों का निर्माण किया। उनमें से कुछ यौगिक देखो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रत्येक यौगिक का 1 मोल लिया गया है। देखो, कोबाल्ट क्लोराइड में अमोनिया के 6 अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 जुड़े हुए होते हैं। इसका रंग पीला होता है ना, और इसका रंग, इस यौगिक का रंग गुलाबी होता है। और कोबाल्ट क्लोराइड में 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं, इसका रंग हरा है। इसमें भी 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इनका रंग बैंगनी होता है। तो अगर हम सामान्यतः इसके सूत्र को जब हम देखते हैं तो इसमें देखो, कोबाल्ट के साथ में 3 शेल जुड़े हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि भाई कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। यहाँ भी 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, है ना। सूत्र देखने पर ये लगता है कि भाई इनसे 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। वर्नर ने इन यौगिकों के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया, AgNO3 विलयन। AgNO3 विलयन मिलाने पर AgCl का अवक्षय प्राप्त होता है। इसमें जो Cl है ना, वो NO3 की जगह आ जाता है, तो AgCl का अवक्षय प्राप्त होता है। तो अगर देखो, सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर अब जब हमें इसमें 3 Cl दिखाई दे रहे हैं और हम इन तीनों को आयनित मान ले, तो हमें 3 मोल हमें
इससे भी हमें 3 मोल AgCl प्राप्त होना चाहिए। इस यौगिक से भी हमें 3 मोल, इनके एक एक मोल लिया है, इनके एक एक मोल से 3 मोल AgCl मिलना चाहिए। इसके भी 1 मोल से हमें 3 मोल AgCl प्राप्त होना चाहिए। इसके भी 1 मोल से हमें 3 मोल AgCl प्राप्त होना चाहिए, है ना। हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाई 3 Cl इनमें जुड़े हुए हैं धातु आयन के साथ में, तो 3 मोल हमें AgCl प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्नर ने ये देखा कि जब हम इस यौगिक के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर ये तो देता है गिव्स, ये तो देता है 3 मोल AgCl, ठीक है, इसने 3 मोल AgCl दिया। और लेकिन ये देता है 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl। और ये दोनों यौगिक देते हैं गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, ये भी 1 मोल ऑफ AgCl। तो इससे ये पता चलता है कि इस यौगिक में जो ये 3 Cl है, 3 Cl ये तो तीनों आयनीय है, आयनाइजेबल है, आयनित हो जाते हैं, तभी तो इसमें AgNO3 मिलाने पर 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। और इसमें जब AgNO3 मिलाते हैं तो 2 मोल AgCl प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें ये जो Cl जुड़े हुए हैं, केवल 2 Cl जो है ना वो आयनाइजेबल है, 2 Cl आयनित होते हैं, है ना, तभी तो इससे हमें 2 मोल AgCl प्राप्त होता है। और इसमें जब AgNO3 विलयन मिलाते हैं तो AgNO3 विलयन मिलाने पर इनका एक एक मोल AgCl प्राप्त होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इसमें और इसमें केवल एक एक Cl आयनाइजेबल है, एक Cl जो होता है वो आयनित होता है। इसका मतलब इसमें 2 क्लोरीन जो है वो भिन्न प्रकार से कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 क्लोरीन, क्योंकि एक ही Cl आयनित होता है, 2 आयनित नहीं होते, तो इसका मतलब इसमें 2 Cl कोबाल्ट से भिन्न प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसमें भी 2 Cl कोबाल्ट से भिन्न प्रकार से जुड़े हुए हैं। और इसमें 3 में से 2 Cl जो होते हैं ना वो आयनित होते हैं और एक अनायनित रहता है। तो इसका मतलब इसमें एक Cl 2 Cl से भिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है, 2 Cl अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक Cl अलग प्रकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे इसमें 3 Cl जो होते हैं ना वो तीनों Cl एक ही प्रकार से जुड़े होते हैं। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर वर्नर ने ये जो यौगिक है इनके सूत्रों को स्थापित किया। भाई ये जो परिणाम प्राप्त हुए उनसे तो ये पता चल रहा है कि इन यौगिकों का सूत्र ये नहीं है, वास्तव में इन यौगिकों का सूत्र ये नहीं है। तो फिर इन यौगिकों का सूत्र, इन परिणामों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि भाई सूत्र ये होना चाहिए। देखो, जो Cl आयनित होते हैं, भाई Cl से ही तो AgCl प्राप्त होता है, जो Cl आयनाइजेबल है, आयनित होते हैं, उनको तो ब्रैकेट के बाहर रखा जाए। और यौगिक के जो परमाणु या जो अणु होते हैं, यौगिक के जो अणु या आयन आयनित नहीं होते, उनको ब्रैकेट के अंदर रखा जाए, है ना। देखो, मतलब यौगिक को 2 पार्ट में लिखा जाए, एक भाग तो यौगिक का ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए जो आयनित नहीं होता, और एक भाग जो होता है ना
वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाए जो आयनाइजेबल होता है। तो इस आधार पर इसका सूत्र क्या होना चाहिए? देखो 3 AgCl प्राप्त होते हैं, तो यानी कि इसमें 3 Cl जो है ना वो आयनाइजेबल है, 3 Cl आयनाइजेबल है। तो इस यौगिक का सूत्र ये होना चाहिए, देखो कोबाल्ट NH3 का होल 6 और 3Cl नेगेटिव चार्ज है ना, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तो इस आयन पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस यौगिक का सूत्र ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो जो ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है, और इसमें जो ये धातु परमाणु है, इन चारों यौगिकों में ये धातु परमाणु जो होता है ना वो 6 अणुओं से या ऋणायनों से ये जुड़ा होता है। तो इसमें 3 Cl जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, ये आयनाइजेबल होते हैं, तो इसी वजह से AgNO3 मिलाने पर AgCl के ये 3 मोल देता है ना। अगर बात इसकी करें जिसमें 5 NH3 जुड़े हुए हैं, अब ये 2 मोल AgCl देता है, तो इसका मतलब भाई एक Cl इसमें भिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक Cl भिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है जो आयनित नहीं होता है ना, यानी कि 2 Cl आयनाइजेबल होंगे, 2 मोल AgCl प्राप्त होता है तो 2 Cl आयनाइजेबल होंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा CONH3 का होल 5 Cl, और 2 Cl जो होते हैं ना वो आयनाइजेबल होते हैं, और इस पर कितना यूनिट का चार्ज होगा? 2 यूनिट का चार्ज होगा इस आयन के ऊपर, क्योंकि 2 Cl इससे जुड़े हुए हैं, तो इस पर 2 Cl का 2 यूनिट का धनावेश इस पर होता है। तो इस यौगिक का सूत्र ये होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला भाग जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, और वर्नर ने ये माना कि इसमें ये जो इन यौगिकों के सूत्रों में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये 6 अणुओं से या ऋणायनों से ये जुड़ा होता है। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये आयनित नहीं होता, बाहर वाला पार्ट आयनित होता है। तभी तो AgNO3 मिलाने पर ये 2 मोल प्राप्त होते हैं AgCl के, बाहर जितने क्लोराइड आयन है उतने मोल AgCl प्राप्त होता है। अब ऐसे इसकी बात करें 1 मोल AgCl बनना, तो इसका मतलब इसमें 1 Cl, ऐसे इसमें 1 Cl आयनाइजेबल है, केवल एक Cl आयनाइजेबल है। तो सूत्र क्या होना चाहिए? CONH3 का होल 4 Cl2, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी CONH3 का होल 4 Cl2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। देखो इन दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों में आयनाइजेबल जो क्लोरीन है ना वो एक ही है, एक क्लोराइड आयन है। तो फिर इनका रंग अलग अलग क्यों होता है भाई जब इनका सूत्र एक है तो इनका रंग अलग अलग क्यों होता है? इनका रंग अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि ये जो अणु और आयन इससे जुड़े हुए होते हैं ना, इनकी जो ज्यामिति व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। ये अलग अलग प्रकार से कोबाल्ट आयन जो होता है ना उससे जुड़े होते हैं। समावयवता में आप देखेंगे ये दोनों समावयवी हैं, तो इस वजह से इनके रंग जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वर्नर ने इन यौगिकों के सूत्रों को स्थापित किया कि भाई इन यौगिकों के सूत्र ये होते हैं। और इन्हीं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये माना कि जो धातुएं होती है वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करती है ना। प्राथमिक संयोजकता आयनाइजेबल होती है,
जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, अनायनित होती है। जैसे देखो Cl तो इसमें भी है लेकिन ये आयनित नहीं है, तो ये संयोजकताएं जो आयनित नहीं होती कहलाती हैं द्वितीयक संयोजकताएं। और ये जो यौगिक है, इन यौगिकों के विलयन की अगर हम मोलर चालकता देखते हैं, इन यौगिकों के विलयनों की मोलर चालकताएं, जैसे इसकी बात करें, विलयन में 4 आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है ना। देखो अगर इसे पानी में घोले तो एक आयन तो ये होगा ब्रैकेट के अंदर वाला, 3 ये, कुल मिलाकर के 4 आयन। ऐसे ही इसमें कुल मिलाकर के कितने आयन प्राप्त होंगे इसे पानी में घोलने पर? एक आयन ये यहां से यहां तक, 2 ये 3 आयन इसे, और एक आयन ये, 2 आयन प्राप्त होंगे, 2 आयन इसके प्राप्त होंगे, है ना। धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होगा इसमें? 1:1, 1:1। इसमें 1 धनायन से 2 ऋणायन जुड़े हुए हैं, इसके 1 धनायन से 3 ऋणायन जुड़े हुए हैं। तो इन यौगिकों के विलयनों की जो मोलर चालकताएं होती है ना, वो 4 आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती हैं, और उनमें जो आयनों का अनुपात होता है, धनायनों का ऋणायनों का, वो 1:3 इसमें होता है। ऐसे ही इसकी जो मोलर चालकता होती है वो 3 आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है, 1 धनायन और 2 ऋणायन। ऐसे ही इसकी 1 धनायन और 1 ऋणायन की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। ऐसे ये 2 आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है इन विलयनों की चालकता। तो इनकी जो व्याख्या है ना, ये जो प्रेक्षण हमें प्राप्त हुए, भाई इससे 3 मोल, इससे 2 मोल, इससे 1 मोल, इससे 1 मोल प्राप्त होता है NO3 विलयन मिलाने पर, और इन विलयनों की जो मोलर चालकताएं होती है ना, उनकी व्याख्या ये मानकर की जाती है कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो है ना, कोबाल्ट से 6 अणु और आयन, अणु या आयन या दोनों जुड़े होते हैं, है ना। और ये अनआयनाइजेबल होता है ये पार्ट, और जो पार्ट आयनित होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है। तो ये कुछ बातें वर्नर सिद्धांत के बारे में बताई। अब इसके बारे में और बातें डिटेल में पढ़ते हैं। इस सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो आयनीय, आयनाइजेबल होती है तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट रहती हैं। इन्हें बिंदुदार रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है वो अनआयनीय, नॉन आयनाइजेबल होती है, और ये उदासीन अणुओं या ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट रहती है। इन्हें सतत रेखाओं, कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं। तो वर्नर ने ये बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकताएं होती है वो आयनाइजेबल होती है, आयनित होती है तथा ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट रहती है, और इनको बिंदुदार डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकताएं नॉन आयनाइजेबल होती है, अनआयनित होती है, और ये जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, ये उदासीन अणुओं से या ऋणायनों से संतुष्ट रहती है। इन्हें कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एक उपसह संयोजन यौगिक है, ये एक उपसह संयोजन यौगिक है। उपसह संयोजन यौगिक की पहचान होती है कि उसके सूत्र में उस यौगिक का
एक भाग जो होता है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर एक भाग होता है, जैसे ये अगर किसी यौगिक के संरचना सूत्र में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उस बड़े ब्रैकेट के अंदर यौगिक का कुछ भाग प्रदर्शित है या पूरा यौगिक बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो उपसह संयोजन यौगिक है। तो जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु, हाँ, तो ये एक उपसह संयोजन यौगिक है, ये एक उपसह संयोजन यौगिक है। इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, इसमें तो आयन है, इसमें भी आयन है। जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है ना, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक प्राथमिक संयोजकता, ये आयनीय होती है, और जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये धातु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनाइजेबल होती है। देखो जैसे जब इसे पानी में घोलते हैं तो ये यहां से आयनित होता है, इनमें जो ये 3 Cl है ना, ये आयनित हो जाते हैं। तो इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो 3 होती है। प्राथमिक संयोजकता कितनी इसकी? 3 होती है। ये यहां से ही आयनित होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला भाग आयनों में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ये इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या है? +2 है। इसकी प्राथमिक संयोजकता 2 है। सल्फेट आयन पर, एक सल्फेट आयन पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता, और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना वो +2 होती है, क्योंकि अमोनिया उदासीन अणु होता है, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता। तो देखो अब तक मैंने आपको बताया जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनाइजेबल होती है और ऋणायनों के द्वारा ही वो संतुष्ट होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, अनायनीय होती है, और ये ऋणायनों से और उदासीन अणुओं से ये संतुष्ट होती है। धातुओं की द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या को धातु की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है, द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या को धातु की क्या उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। देखो जैसे ये आयन है, ये इस आयन में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है ये इस अमोनिया से NH3 4 उपसह संयोजी आबंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। NH3 ये आयन है, ये आयन ये है। द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या कहते हैं किसी धातु की जो द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या होती है वो उस धातु की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। देखो द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती है? द्वितीयक संयोजकताएं होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने उपसह संयोजी बंधों के द्वारा उदासीन अणुओं या ऋणायनों से जुड़ा होता है। देखो यहां तो केवल उदासीन अणु जुड़े हुए हैं इस कॉपर से, अमोनिया उदासीन अणु होता है। तो जितने उपसह संयोजी बंधों के द्वारा ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उदासीन अणुओं से या ऋणायनों से जुड़ा होता है वो संख्या ही कहलाती है द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या। और देखो इसमें कितने उपसह संयोजी बंध बना रहा है? ये 4 उपसह संयोजी आबंध बना रहा है, यानी कि ये जो कॉपर का जो धनायन है ना ये
4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस अमोनिया से ग्रहण कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस अमोनिया के नाइट्रोजन से, इस अमोनिया के नाइट्रोजन से, इस अमोनिया के नाइट्रोजन से, कुल मिलाकर के 4 उप सहसंयोजी आबंध बना रहा है ये जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। किसके साथ में? उदासीन अणुओं के साथ में या कहीं ऋण आयनों के साथ में। द्वितीयक संयोजकताएं किसे कहती हैं? द्वितीयक संयोजकताएं होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो जितने ऋण आयनों से या उदासीन अणुओं के साथ में जितने उप सहसंयोजी आबंध बनाता है वो उप सहसंयोजी आबंधों की संख्या ही कहलाती है द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या। और ये द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या ही कहलाती है धातु की उप सहसंयोजन संख्या। जैसे कॉपर धातु की यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या 4 है। द्वितीयक उप सहसंयोजी बंध क्या है? द्वितीयक संयोजकताएं हैं और ये संख्या ही कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। और किसी धातु के लिए उप सहसंयोजन संख्या का जो मान होता है वो निश्चित होता है। प्राय धातुएं 2, 4, 6 उप सहसंयोजन संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। 8, 10 और 12 उप सहसंयोजन संख्याएं दुर्लभ होती हैं। वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को घेरे रहते हैं और उससे उप सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें बोलते हैं लिगैंड या संलग्नी। उनको बोलते हैं लिगैंड या संलग्नी। जैसे यही यौगिक है CuNH3 का होल 4 SO4, ये यौगिक है ये यौगिक है। देखो इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ब्रैकेट के अंदर वाला भाग अनायनित भाग होता है ये। देखो इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु इस प्रकार से उप सहसंयोजी बंधों के द्वारा अणुओं से या आयनों से घिरा रहता है। जैसे इसमें इस उदाहरण में तो अमोनिया अणु ही इससे उप सहसंयोजी आबंध बनाता है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन युग्म, कॉपर का जो धनायन है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को घेरे रहते हैं और उससे उप सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं ये कहलाते हैं लिगैंड या संलग्न। तो ये जो अमोनिया अणु है ना जो केंद्रीय धातु परमाणु के या आयन के साथ में उप सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं ये कहलाते हैं लिगैंड या संलग्नी, है ना। और वह परिसर या वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड के द्वारा उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा होता है ये भाग कहलाता है उप सहसंयोजन परिसर। ये भाग कहलाता है क्या? उप सहसंयोजन परिसर। ये भाग कहलाता है उप सहसंयोजन परिसर या इसको उप सहसंयोजन सत्ता भी कहते हैं या समन्वय सत्ता भी इसको बोलते हैं। तो वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को घेरे रहते हैं उप सहसंयोजी आबंध द्वारा उससे जुड़े होते हैं ये कहलाते हैं लिगैंड या संलग्नी। तो ये जो अमोनिया अणु है ये कहलाता है लिगैंड या इसको बोलते हैं संलग्नी। धातु की द्वितीयक संयोजकताएं। और अब आपको जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं उसका पता लग जाना चाहिए क्या होती है द्वितीयक संयोजकता। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने उप सहसंयोजी आबंधों के द्वारा ऋण आयनों से या उदासीन अणुओं से जुड़ा होता है उन उप सहसंयोजी आबंधों की संख्या को ही कहते हैं द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या। और ये जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है इनकी संख्या को उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु के चारों ओर त्रिविम
आकाश में एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहती है, अर्थात द्वितीयक संयोजकताओं की दिशात्मक प्रकृति होती है। मतलब जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु से एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहती है। तो इसीलिए जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, उनकी दिशात्मक प्रकृति होती है। इसीलिए उपसह संयोजन यौगिकों की एक निश्चित ज्योमेट्री ज्यामिति होती है। द्वितीयक संयोजकताओं की त्रिविम व्यवस्थाओं या इसको स्पेटियल अरेंजमेंट्स, इसे दिक् स्थान व्यवस्था भी बोलते हैं, त्रिविम व्यवस्थाओं को समन्वय बहुफलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी कहते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी स्पीशीज को संकुल और ब्रैकेट के बाहर लिखे आयन काउंटर आयन प्रति आयन कहलाते हैं। इन यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतली ज्यामिति पाई जाती है। देखो जैसे ये यौगिक है, मान लीजिए CuNH3 का होल 4SO4, ये एक उपसह संयोजन यौगिक है ना। ये भाग आयनित हो जाता है, ये भाग ब्रैकेट के अंदर वाला भाग जो होता है अनआयनीय, नॉन आयनाइजेबल होता है। और इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, ये 4 उपसह संयोजी आबंधों के द्वारा 4 अमोनिया अणुओं से जुड़ा होता है। तो जितने उपसह संयोजी आबंध होते हैं जिनके द्वारा ये Cu इन अणुओं से जुड़ा होता है, वो आबंधों की संख्या ही कहलाती है द्वितीयक संयोजकताएं। जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जो होती है ना, एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहती है, उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। और द्वितीयक संयोजकताओं की त्रिविम व्यवस्थाओं या इसको बोलते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट को समन्वय बहुफलक कहते हैं। देखो ये एक उपसह संयोजन यौगिक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज लिखी होती है उसको बोलते हैं संकुल, उसको क्या बोलते हैं, संकुल, है ना, कॉम्प्लेक्स। और ब्रैकेट के बाहर जो आयन लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रति आयन या काउंटर आयन उसको कहते हैं। और देखो ये जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं, जैसे इसमें इसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 4 है। ये 4 उपसह संयोजी आबंधों के द्वारा कॉपर से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कॉपर का 4 उपसह संयोजी आबंधों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, ये एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहती है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर। अगर द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 4 है तो उपसह संयोजन यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतली भी हो सकती है और वो चतुष्फलकीय भी हो सकती है। वर्ग समतली ज्यामिति में जो 4 द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, वो एक ही तल में होती है। 4 संयोजकताएं जो होती है ना, एक ही तल में होती है, बीच में मेटल एटम और आयन होता है ना। और 4 कोनों पर चारों केंद्रीय धातु चारों जो ऋणायन या उदासीन अणु होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। और ये चतुष्फलकीय भी हो सकती है ना। चारों द्वितीयक संयोजकताएं जो होती है वो एक चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित होती है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर, है ना। इसी आकृति को यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया हुआ है। जो चतुष्फलकीय
आकृति होती है, चतुष्फलकीय जो व्यवस्था होती है, उसमें दो संयोजकताओं के बीच में 129 मिनट का एंगल होता है। और अगर केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 6 है, तो ये जो 6 संयोजकताएं होती है ना, ये अष्टफलकीय ढंग से, ये अष्टफलकीय ज्यामिति है, अष्टफलकीय ढंग से व्यवस्थित रहती है। अष्टफलकीय व्यवस्था में 4 संयोजकताएं तो एक तल में होती है ना, जैसे ये एक संयोजकता यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो 4 संयोजकताएं तो एक तल में होती है, और एक संयोजकता तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक संयोजकता तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। तो इस प्रकार से जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं ना, इन यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग सममितीय ज्यामिति पाई जाती है। तो ये बात हुई उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत के बारे में। देखो विद्यार्थियों, ये एक न्यूमेरिकल देखिए, जलीय विलयन में किए गए निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। हमें पता है जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो अनआयनीय होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। देखो सूत्र ये है, PdCl2 4NH3 NCl2 6H2O जुड़े हुए हैं, प्लेटिनम के साथ 4Cl.2HCl, है ना। अब देखो ये यौगिक दिए हुए हैं, अब इनमें आधिक्य में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या देखो, इससे 2 मोल AgCl प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब इसमें 2 Cl जो होते हैं ना, ये आयनाइजेबल होते हैं, आयनीय होते हैं। तो सूत्र जब लिखते हैं तो 2 Cl बाहर लिखते हैं, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा Pd और NH3 का होल 4, है ना, और 2Cl, है ना, इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या कितनी होगी, कितने अमोनिया अणु जुड़ रहे हैं इससे, ये 4 उपसह संयोजी बंध से जुड़ते हैं, तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकताएं कितनी होगी, 4 होगी, देखो, है ना। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पर ये NiCl2 6H2O, कितने AgCl प्राप्त हुए, 2 AgCl। तो इसका मतलब कितने आयनाइजेबल Cl है इसमें, 2 Cl आयनाइजेबल है। तो मतलब ये 2 Cl बड़े ब्रैकेट के बाहर आएंगे, मतलब ये अनआयनीय पार्ट है। तो इसका जो सूत्र होगा, है ना, सूत्र क्या होगा इसका, Ni और H2O का होल 6, है ना, और 2Cl, है ना, निगेटिव, और इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो कितने इसमें पानी जुड़े हुए हैं, 6 बड़े ब्रैकेट के अंदर, है ना। जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं ना, जो उपसह संयोजी आबंध से जुड़ी हुई हैं, ये हैं 6। अब इसमें देखो, इसमें ये जो AgCl के मोल है ना, AgCl के मोलों की संख्या 0 है। तो इसका मतलब ये जो Cl है ना, ये Cl सारे के सारे जो होते हैं ना, ये नॉन आयनाइजेबल है ना, नॉन आयनाइजेबल। तो 6 Cl प्लेटिनम से जुड़े होंगे, है ना, प्लेटिनम से 6 Cl जुड़े होंगे, यानी कि ये होगा Pt और PtCl6, है ना, और ब्रैकेट के बाहर होगा H2। इस यौगिक का सूत्र ये होगा, है ना। तो ये नॉन, क्योंकि 0 मोल प्राप्त होते हैं ना। अब इसमें देखो, इसमें AgCl का 1 मोल प्राप्त हो रहा है। तो 1 मोल प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 1 Cl बाहर है ब्रैकेट के, प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये है CO
और Cl2 है ना, एक Cl बाहर रखेंगे और NH3 का होल 4, ये भाग होता है नॉन आयनाइजेबल है ना, और एक Cl बाहर रख दिया, इसके ऊपर 1 यूनिट का धनावेश हो गया। तो इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी है, कितने जुड़ रहे हैं इसमें, 4 और 2 6, 6 उपसह संयोजी आबंध के द्वारा ये 6, 2 Cl और 4, ये कुल मिलाकर के 6 परमाणु और परमाणु समूह इससे जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है वो 6 है। और इसकी कितनी होगी, देखो इससे कोई AgCl नहीं प्राप्त होता, तो इसका मतलब ये अनआयनीय है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, Pt, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे Cl2 है ना, NH3 का होल ट्वाइस है ना, ये बाहर कोई सेल नहीं है, तो इस यौगिक का सूत्र ये होगा। तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकताएं कितनी होगी, 2 Cl जुड़ रहे, 2 ये, तो इसकी द्वितीयक संयोजकताएं होगी 4 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, अपने दिमाग में इसको बैठाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।